फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए आपको बैलेंस शीट का कौन सा पोर्शन देखना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? पैसा आना, फाइनेंस आना या रीपे करना, दो बातें हो गई। तो आपको कौन सा पोर्शन देखना है? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड देखनी है आपको, शेयर होल्डर फंड्स देखने हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज देखनी है, और करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन। क्या देखना है? शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, बोरोइंग्स जो भी हैं। इज इट ओके? ये पोर्शन पे नज़र रखनी है। क्या देखना है उसमें? क्या शेयर्स पिछले साल से इस साल में इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं? क्या डिबेंचर्स लास्ट ईयर से इस ईयर में इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं? क्या कोई लोन्स और लिए गए हैं या रीपे किए गए हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट कम हुआ है, बढ़ा है? आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है। अगर आपके शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, अगर आपके शेयर्स पहले से बढ़ गए, पहले से बढ़ने में साथ में एक कंडीशन, कोई बोनस इशू नहीं होना चाहिए। अब बोनस इशू का ट्रीटमेंट कैसे होता है? बोनस इशू में कभी भी कैश नहीं आता। बोनस में कंपनी शेयर ज़रूर इशू करती है पर बदले में कैश नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो जब कैश नहीं आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे आया? इसलिए बोनस इशू नहीं होना चाहिए। शेयर्स आपके जो हैं पहले से इंक्रीज हो गए हैं, इसका मतलब आपने न्यू इशू मार्केट में निकाला है। आप पहली लाइन लिखोगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या लिखोगे? द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, दोनों में जो डिफरेंस है। 2 लाख के शेयर्स लास्ट ईयर के थे, इस बार वो हो गए 5 लाख के, तो आपने कितने शेयर्स और इशू किए बेटा? 3 लाख के। अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं, इट मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश, तो ये बन गई आपकी पॉजिटिव फिगर। दूसरा, साथ में नोटिस करो क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं बढ़ा है? बढ़ा तो नहीं है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज होगा, डेफिनेटली शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए होंगे। जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो प्रीमियम की अमाउंट भी इनफ्लो हुई है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का डिफरेंस आप यहाँ पे ऐड कर दो। फिर आप यहाँ पे लाइन को थोड़ा सा बदल दोगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद प्रीमियम। प्रीमियम को आप अलग से भी लिख सकते हो, अलग एंट्री भी कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम की, इसके साथ ऐड भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ गए हम प्रेफरेंस कैपिटल पे। प्रेफरेंस कैपिटल भी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इक्विटी कैपिटल डिक्रीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वैसे तो होते ही नहीं है। इक्विटी कैपिटल कभी डिक्रीज नहीं होती क्योंकि इक्विटी कैपिटल रिडीम ही नहीं होती। प्रेफरेंस कैपिटल इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज हुई है तो आपने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, और डिक्रीज हुई है तो आपने शेयर्स को रिडीम किया है। अब फिर से आपको क्या लेना है? डिफरेंस। लेट अस सपोज लास्ट ईयर आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 10 लाख और इस साल वो हो गई है 8 लाख। नीचे एडजस्टमेंट ने बोला प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। लाइन सुनो और नोटिस करो, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितने रिडीम हुए? 10 - 8, 2 लाख के रिडीम हुए। क्वेश्चन ने कहा रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 2 लाख का 10%, टोटल अमाउंट तो क्या लिखोगे यहाँ पे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम। इज इट ओके? रिडेम्पशन मीन्स इनफ्लो और आउटफ्लो?
तो फिगर क्या हो गई, नेगेटिव। थर्ड आपने देखा डिबेंचर्स या कोई लोन्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, एनीथिंग, डिफरेंस देखना है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज है तो प्रोसीड्स है, डिक्रीज है तो रीपेमेंट है। डिबेंचर्स के केस में आप लिख दोगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लोन के केस में आप लिख दोगे रीपेमेंट ऑफ लोन, और अगर बढ़ गया है तो क्या लिखोगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स, और अगर लोन और बढ़ा है तो क्या लिखोगे, प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू लोन। समझ गए बात को। अब अगर डिबेंचर्स हैं इंटरेस्ट होगा, इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, डिविडेंड होगा। समझ गए। इनफ्लो आउटफ्लो तो तुमने कंसीडर कर लिया, मैंने और कैपिटल इशू की, मैंने रिडीम की, मैंने और शेयर्स इशू किए, रिडीम किए, अब इन पे इंटरेस्ट और डिविडेंड सब कंसीडर करना है। अगर तुमने इंटरेस्ट पे किया है, किस पे करोगे, डिबेंचर्स, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन पे तुम क्या पे करोगे, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पे करने के लिए फिर से क्या देखना है, कौन सी डेट को लिया गया है या कौन सी डेट को रीपे हुआ है। अब एक बात, यहाँ पे एक पॉइंट, कुछ अमाउंट्स तुमने सेकेंड स्टेप में प्लस माइनस की होंगी, डिविडेंड की, इंटरेस्ट की, दोबारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वही पिक कर लो। सेकेंड स्टेप में तुमने इंटरेस्ट ऐड बैक किया होगा, डिविडेंड भी ऐड बैक किया फर्स्ट स्टेप में, तो वही अमाउंट्स वापस पिक कर लो। जो इंटरेस्ट तुमने वहाँ ऐड बैक किया वो यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट पेड, और फिगर बन जाएगी नेगेटिव। फिर डिविडेंड पेड, फिर से तुम्हारी फिगर हो जाएगी नेगेटिव। अब कैलकुलेशन वाला पॉइंट दोबारा रिवाइज करते हैं। अगर तो तुम्हें कोई रीपेमेंट की या इशू की डेट दी हुई है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस डेट के अकॉर्डिंग। डेट के अकॉर्डिंग कैसे, अगर मिड ऑफ द ईयर है, किसी स्पेसिफिक मंथ में है, तो पिछले बैलेंस पे, मींस लास्ट ईयर के बैलेंस पे फुल ईयर का इंटरेस्ट, और रिमेनिंग अमाउंट जो है, जो डिफरेंस है, उस पे निकालोगे आप मंथ्स का। डिविडेंड पे मंथ्स नहीं लगते, डिविडेंड पे मंथ्स नहीं लगेंगे, मंथ्स लगते हैं इंटरेस्ट पे। डिविडेंड पे मंथ्स क्यों नहीं लगते, क्योंकि अगर शेयर्स ऊपर नीचे हुए, सपोज करो इक्विटी की बात करो, इक्विटी कैपिटल तो रिडीम नहीं होती है, वो तो मेरे पास से गई किसी और के पास चली गई होगी, मैंने सेल कर दिए किसी और ने ख़रीद लिए होंगे, उसने सेल कर दिए आगे किसी और ने ख़रीद लिए होंगे। अब चाहे मैंने शेयर्स वगैरह इशू मिड में किए हैं, इन पे आप मंथ्स वाला सिस्टम अप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि रिकॉर्ड डेट चलती है इनकी कि इस दिन अनाउंस हुआ, रिकॉर्ड डेट होती है। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है वो डेट जिस दिन आपने अपने रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, रजिस्टर्स चेक करने हैं कि हम एक बेनिफिट अनाउंस करने वाले हैं, और वो बेनिफिट किनको मिलेगा, रिकॉर्ड डेट वाले दिन जिनके नाम कंपनी के रजिस्टर में होंगे, उनको वो बेनिफिट एक्सटेंड होगा। बेनिफिट कुड बी डिविडेंड, कुड बी बोनस शेयर्स, कुड बी राइट इशू, कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड डेट के हिसाब से पे होता है, उसमें कोई मंथ्स वाला सिस्टम नहीं होता है। डिविडेंड में कभी मंथ्स नहीं लगते, मंथ्स लगते हैं इंटरेस्ट में। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने शेयर्स बेचे, तुमने खरीदे, तुमने कहा कि मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए, तो तुम जो मुझे प्राइस पे करोगे ना, वो विद डिविडेंड पे कर दोगे, क्योंकि जो डिविडेंड मिलना है वो तुम्हें मिलना है। पर 6 महीने शेयर्स मेरे पास थे, 6 महीने शेयर्स तुम्हारे पास थे, तो तुम 6 महीने का डिविडेंड मुझे पहले ही पे कर दोगे खरीदते वक्त, और तुम्हें जब डिविडेंड मिलेगा वो सारा का सारा तुम्हें मिल जाएगा। समझ गए बात को। इसलिए डिविडेंड पे मंथ्स वाला सीन नहीं होता है, कि डिविडेंड शेयर्स जो परचेज होते हैं कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड परचेज होते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड पे मंथ्स नहीं लगाने, इंटरेस्ट पे मंथ्स लगा सकते हो। डिविडेंड पे सिर्फ आपने ये देखना है कि इतनी डेट को निकले हैं जी, यहाँ पे हमारे इशू हुए हैं, तो ये इन पे बैलेंस, इन पे डिविडेंड लगना है कि नहीं लगना। ओके, अब इनफ्लो आउटफ्लो को करेंगे बैलेंस, और एंड में अगर पॉजिटिव फिगर आती है तो क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव है तो आप लिखोगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इज इट ओके। अब
क्वेश्चन का लास्ट स्टेप कैसे करना है, ध्यान से देखना। आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया, उसके बाद क्या कैलकुलेट किया, इन्वेस्टिंग, फिर क्या कैलकुलेट किया, क्वेश्चन सही किया है कि गलत किया है तुम्हें पेपर में पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? सपोज करो ये फिगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया था, कुछ पॉजिटिव फिगर आई थी, ठीक है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया, कोई नेगेटिव फिगर आ गई। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग आ गया, ये पॉजिटिव फिगर आ गई। एट लास्ट तुम्हारे पास 3 फिगर बच गई, इनका एक रिजल्ट निकाल दो। पॉजिटिव ऐड करके नेगेटिव माइनस हो जाएगी। अगर पॉजिटिव वाली ज़्यादा है तो आप लिखोगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या लिखोगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्लस प्लस माइनस यहाँ पे एक जो भी फिगर आएगी। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 4 चीज़ें हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या कुछ आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अगर चारों हैं, चारों के ओपनिंग बैलेंस ऐड कर लो। 2 हैं, 2 के ओपनिंग बैलेंस ऐड कर लो। 3 है, 3 के ओपनिंग बैलेंस ऐड करो। सिंगल है, सिंगल ले लो। कौन कौन सी 4? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे करेंगे ऐड। क्या लिखोगे? नेक्स्ट लाइन, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज, अगर ये फिगर नेगेटिव है तो लिखोगे डिक्रीज। नेगेटिव है तो ब्रैकेट लग जाएगा, पॉजिटिव है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ओपनिंग को और नेट इंक्रीज डिक्रीज को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर आएगा। अगर वो बराबर नहीं आया तो आपने कोई मिस्टेक कर दी ऊपर। फिर आप क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करके देख लेना क्या हमारा आंसर उनके इक्वल आ रहा है। नीचे आपने क्या लिखना है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब पेपर में चालाकी नहीं करनी, गलती हो गई है ऊपर नीचे क्लोजिंग का टोटल करके नीचे चिपका दिया, ये नहीं करना। स्टेप मार्किंग भी चलती है, ठीक है, बच्चे बहुत करते हैं ये काम। तुम्हारा ये जो आंसर है ये क्लोजिंग के बराबर आएगा और क्वेश्चन जो है तुम्हें इटसेल्फ बता देगा कि तुमने सही किया है कि नहीं किया है। पेपर में पता चल जाएगा। मैच हो गया तो ओके, नहीं मैच हुआ तो पता नहीं कहाँ गलत किया। समझे? ये था चैप्टर का क्लाइमैक्स। Rayan Limited provides the following information. Illustration 45. Determine cash flow from financing activity. आपको बुक की इंफॉर्मेशन को स्टडी करना है 2 मिनट लगा के, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हैंडल करते हैं। क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हमेशा क्या पढ़ना होता है? एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में इक्विटी शेयर से रिलेटेड नीचे एक एडजस्टमेंट है, 3rd वाली। बोनस शेयर्स वर इशूड इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब ये कैसे टैकल करना है? 2:1 लिखा है ना। इस लाइन का मीनिंग क्या है? 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड। अगर मेरे पास 2 इक्विटी शेयर्स हैं तो मुझे 1 बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है। हमारे पास जो पुरानी इक्विटी कैपिटल थी वो थी 10 लाख। जब कोई ऐसी रेशियो आ जाए बोनस शेयर की, आपको क्या करना है? आगे वाले से करना है डिवाइड
पीछे वाले से करना है मल्टीप्लाई। 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड। मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 10 लाख के शेयर्स हैं, तो मुझे कितने बोनस शेयर्स मिलने चाहिए? 5 लाख मिलने चाहिए। तो अगर मेरी इक्विटी कैपिटल करेंट ईयर की 15 लाख है, इसका मतलब मैंने कोई और इशू नहीं निकाला, सारा का सारा कौन सा इशू है? बोनस इशू है। अब चेक करो मेरी इक्विटी कैपिटल करेंट ईयर की कितनी है। मेरी इक्विटी कैपिटल करेंट ईयर की 15 है, 10 से 15 हो गई, बट 5 लाख का तो मेरा बोनस इशू ही था, तो यहाँ पे आप नहीं लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इस फिगर को कर दोगे इग्नोर। डिबेंचर्स 1 लाख से खत्म हो गए। खत्म हो गए का मतलब रिडीम कर दिए, कैश आउटफ्लो, क्या लिखोगे? रिडेम्पशन ऑफ $1 लाख। नेक्स्ट 8% डिवेंचर्स पहले नहीं थे, अब हैं, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स। अब मुझे ये 8% 10% क्यों लिखना पड़ गया? क्योंकि 2 कैटेगरी क्रिएट हो गई डिवेंचर्स की, एक 10% और एक 8%। अगर मैं नहीं लिखूंगी तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि आप कौन से डिवेंचर्स रिडीम कर रहे हो और कौन से इशू कर रहे हो। क्वेश्चन में नीचे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक हेडेक बच गई। तो सीधा लिखो इंटरेस्ट पेड। नेक्स्ट डिविडेंड पेड। क्या निकला? कैश यूज्ड या कैश फ्लो? कैश फ्लो फ्रॉम समझे कैसे निकालना? फाइन। इलस्ट्रेशन 46। इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले एडजस्टमेंट्स, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट प्रीमियम, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन लास्ट डेट ऑफ करेंट ईयर। शेयर्स जो हैं इक्विटी शेयर्स 7 से कितने के हो गए? 9 लाख के। 2 लाख का न्यू इशू। नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है जो 1 लाख से 40,000 का हो गया, 140 का हो गया, तो 40,000 SP आया है। तो आपकी पहली लाइन क्या बनी? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम। 2 लाख प्लस 40,000, 2 लाख 40,000। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 से 3 की हो गई। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख रुपीज़, बट प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 2 लाख का 5% 10,000, तो अमाउंट बन जाएगी 2 लाख 10,000। थर्ड अमाउंट, फोर्थ अमाउंट बेटा, डिबेंचर्स 3 से 4 के, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स 1 लाख रुपीज़। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, अब इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पे करना है 15% का, कौन सी अमाउंट पे होगा? कैन एनीवन टेल मी? 7 या 9? 7। वेरी गुड, क्योंकि उसने साफ साफ लिख दिया न्यू शेयर्स वर इशूड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, तो 7 लाख का 15% 1,05,000। प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड कौन सी अमाउंट पे होगा? 3 या 5? 5 का 12% एग्जैक्टली।
और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे पे होगा? 3 लाख या 4 लाख? 3 लाख का 12%, 36,000. Anyone in a state of doubt? डेट्स निकालनी, डिविडेंड निकालना, इंटरेस्ट निकालना, कब इशू है, कब रिडेम्पशन है, प्रीमियम कब आएगा, कब नहीं आएगा?